हेलो एवरीवन, मेरा नाम तौसीफ़ है एंड आई एम अ फुल स्टैक इंजीनियर एंड अ फ्रीलांसर। इस वीडियो सीरीज़ में हम पढ़ने वाले हैं Vue.js। यहाँ पर हम Vue.js को फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड कवर अप करेंगे। हम बहुत सारे छोटे छोटे से लेकर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स तक बनाएंगे। इससे पहले कि हम अपनी लर्निंग जर्नी को स्टार्ट करें, लेट मी टेल यू कि हाउ वी आर गोइंग टू लर्न। देखो, यहाँ पर हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे फोकस करने वाले हैं, जिससे आप ट्यूटोरियल हेल में ना फंसो। हम कोशिश करेंगे ज़्यादातर चीज़ों को आपको डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ाएं, और कई कई जगहों पर हम वीडियो को पॉज करने को बोलेंगे और डॉक्यूमेंटेशन को रीड करने को बोलेंगे। आपको अपने से डॉक्यूमेंटेशन को रीड भी करना रहेगा, खुद से एक्सपेरिमेंट भी करना रहेगा, वो बीच बीच वीडियो में हम बोलते रहेंगे। उसके अलावा जब हम कोड करेंगे तो सेम काम तब भी हम करेंगे, तो आपको वैसे ही चीज़ों को फॉलो करना है। इससे क्या होगा कि आप ट्यूटोरियल हेल में नहीं फंसोगे। आप जब भी किसी तरह का बग एनकाउंटर करोगे तो आप उसको अपने से रिजॉल्व कर पाओगे, डॉक्यूमेंटेशन को पढ़कर या फिर जो है गूगल करके, रादर देन आपको बार बार वीडियो देखनी पड़े। तो उस चीज़ से आप बच जाओगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे Vue.js क्या है, उसके फीचर्स क्या क्या हैं, क्यों इतना वो पॉपुलर है या क्यों हमें इसे पढ़ना चाहिए। उसके बाद प्रीरिक्विजिट्स, Vue.js को पढ़ने से पहले हमें किन चीज़ों की पहले से नॉलेज होनी चाहिए। और बहुत सी चीज़ें हो सकता है हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी Vue.js को यूज़ करने के लिए। तो बेसिकली दो चीज़ें हैं, पहला है नोड और दूसरा है npm। तो नोड क्या होता है, npm क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे एपीआई स्टाइल्स के बारे में। अब देखो, Vue.js का जो कोड होता है ना, उसको लिखने के दो तरीके होते हैं। तो वो दोनों तरीके क्या होते हैं, कब आपको कौन सा तरीका यूज़ करना है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा मेथड्स टू यूज़ Vue.js, Vue.js का जो प्रोजेक्ट है उसको सेटअप किस तरीके से किया जा सकता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद गेटिंग स्टार्टेड, बेसिकली यहाँ पर हम कोड प्रॉपर लिखना शुरू करेंगे, थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्रोजेक्ट को सेटअप करेंगे, ठीक है, उसके साथ खेलेंगे, थोड़े एरर्स लाएंगे और इस तरह के एक्सपेरिमेंट करेंगे। और इसके अंदर मान लो हम VS कोड के एक्सटेंशंस को जो है कवर अप करेंगे कि कौन सा VS कोड का एक्सटेंशन है जिसे हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। और प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर समझेंगे कि फ़ोल्डर स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन से फ़ोल्डर्स हमें मिलेंगे जब हम Vue.js को यूज़ करेंगे, ठीक है। और किस फ़ोल्डर में क्या मिलेगा, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर। और उसके अलावा कोड का फ्लो कैसे चल रहा है, और कोड्स में थोड़ा बहुत एडिटिंग करेंगे, थोड़ा बहुत एरर्स को कॉज़ करेंगे और उसको डीबग करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ Vue.js। तो Vue.js एक ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, जिसकी हेल्प से आप इंटरैक्टिव यूज़र इंटरफेसेस बना सकते हो। ओपन सोर्स का मतलब इसका सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल है, आपको कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क, अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का मतलब तो यही है कि जावास्क्रिप्ट में लिखा गया है। अब जावास्क्रिप्ट का ये एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क क्या होता है, तुमको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। तुमने HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की हेल्प से मान लो छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे, ठीक है, मल्टी पेज वेबसाइट मान लो तुमने बनाई होगी। तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो तुम डिफाइन करते हो, राइट, कि HTML यहाँ पे होगा, CSS फाइल्स को इस फोल्डर में रखेंगे, आइकन्स को दूसरे फोल्डर में रखेंगे, स्क्रिप्ट को जो है तीसरे फोल्डर में रखेंगे, ठीक है, ऐसे SVG आइकन्स को कहाँ पे रखना है। तो ये सारी चीज़ें तुम क्या करते हो, अपने हिसाब से डिफाइन करते हो। तो इससे होगा क्या कि देखो, अलग अलग डेवलपर का अलग अलग एक फोल्डर का स्ट्रक्चर होगा, राइट। कल को तुम किसी बंदे को हायर करोगे जो तुम्हारे प्रोजेक्ट पे काम करे, तो वो उस पे काम नहीं कर पाएगा प्रॉपरली, उसको समझने में टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि तुमने अपना जो स्ट्रक्चर है वो अपने हिसाब से बनाया है, तुम्हें उसको समझाना पड़ेगा, राइट। बट फ्रेमवर्क क्या करता है, फ्रेमवर्क आपको एक प्रॉपर इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है, एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कि सभी मान लो तुम Vue.js के फ्रेमवर्क को यूज़ करके या Vue.js को यूज़ करके एक प्रोजेक्ट जब बनाते हो, तो होता क्या है कि तुम्हारा प्रोजेक्ट हो या जितने भी डेवलपर्स हैं उनका प्रोजेक्ट हो, और उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो सेम होगा। तो किसी ने भी एक बार Vue.js पे प्रोजेक्ट पे काम किया होगा अगर, तो वो दूसरे प्रोजेक्ट्स पे भी ईज़िली काम कर पाएगा, उसे फ्लो समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। और फ्रेमवर्क सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं प्रोवाइड करता, आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। जैसे मान लो कल को आपका जो एप्लीकेशन है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो टेस्टिंग करनी है तो उसके लिए बहुत सी टूल्स होते हैं, वो प्रोवाइड करता है, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन प्रोवाइड करेगा। उसके अलावा फ्रेमवर्क आपको ईज़िली कोड को या डेवलपमेंट टाइम के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको टैकल करने में हेल्प करेगा। और इसके अलावा फ्रेमवर्क आपको बहुत सारी और भी लाइब्रेरीज़ को इंटीग्रेट करने में हेल्प करेगा, जिससे आप अपने प्रोजेक्ट को ईज़िली और स्केलेबल बना सको। और अगर आपको फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी के बीच में थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन है, तो मैंने यहाँ पे एक ब्लॉग लिखा हुआ है, फ्रेमवर्क वर्सेस लाइब्रेरी। यहाँ पे फ्रेमवर्क को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तुम चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, ये तुम्हें हेल्प करेगा। इसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। Vue.js ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, यूजर इंटरफेसेस को बना सकते हो।
अब इसकी हेल्प से आप सिंगल पेज एप्लीकेशंस को बनाते हो। सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। लाइक पहले तो आ जाते हैं विकीपीडिया पे। ये है हमारी ट्रेडिशनल वेबसाइट्स। लाइक एक बार इस पे आ गए, जितनी बार भी जिस भी लिंक पे आप क्लिक करते हो तो आपका पेज पूरा क्या होता है, रीलोड होता है, राइट। हमने यहाँ पे क्लिक किया, ये रीलोड हो रहा। हमने यहाँ पे क्लिक किया, देखो ये रीलोड हो रहा। हमने इस पे क्लिक किया तो ये रीलोड हो रहा, राइट। तो हर बार एक नए यूआरएल पे जब आप जाते हो तो ये पूरा पेज रीलोड होता है। बट अगर एक बार आप आ जाओ Vue.js पे, Vue.js की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक बार आप आ गए, अब देखना जैसे ही मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक करूंगा तो देखो ये पेज रीलोड नहीं होगा। ठीक है, ध्यान देना। सी, टाइटल चेंज हुआ, यूआरएल चेंज हुआ, बट कंटेंट नया मिल रहा है हमें, बट पेज हमारा रीलोड नहीं हो रहा। सी, सी, समझ लो, हम जितने भी लिंक पे क्लिक कर रहे हैं कंटेंट पूरा का पूरा चेंज हो रहा है, ये पूरा चेंज हो रहा, बट ना तो ये सेक्शन चेंज हो रहा, ना तो ये सेक्शन चेंज हो रहा, और ना ही पेज पूरा रीलोड हो रहा। जो इस तरह के एप्लीकेशंस हैं आप बना सकते हो इसको Vue.js की हेल्प से। ठीक है, इसी को कहते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन। इसके अलावा इसका जो क्रिएटर है वो है इवन यू, ये एक्स एम्प्लॉई है गूगल के। इसका फर्स्ट वर्जन यानी कि Vue.js का जो फर्स्ट वर्जन है वो फेब में आया था 2014 में, और Vue.js 3 इसका करंट लेटेस्ट वर्जन है। अगर Vue 4 आता है या आगे का जो भी वर्जन आएगा उसमें जो भी चेंजेस होंगे उसके हिसाब से हम वीडियो में और कंटेंट ऐड कर देंगे। तो ये हो गया Vue.js के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ Vue.js। तो सबसे पहली चीज़ है लाइट वेट, ईजीएस्ट टू लर्न एंड गुड परफॉर्मेंस। देखो, जब भी तुम किसी भी तरह की लाइब्रेरी को यूज़ करते हो, जैसे मान लो तुमने बूटस्ट्रैप को यूज़ किया होगा अगर, या डेटा टेबल्स को कभी यूज़ करके कोई प्रोजेक्ट बनाया है, तो देखो उसके लिए तुम क्या करते हो कि उसकी स्क्रिप्ट टैग को लगाते हो अपने प्रोजेक्ट में और उसकी सीएसएस को लोड करते हो। उसका भी अपना खुद का एक साइज होगा। तो वो क्या होता है, उससे तुम्हारी जो परफॉर्मेंस होती है वेब पेज की वो इम्पैक्ट होती है। तो उसी तरीके से Vue.js का भी तो अपना खुद का कोई साइज होगा, राइट। तो ये क्या है, इसका साइज बहुत कम है, ये बहुत लाइट वेट है, इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो तुमने देखा था कि कितनी जल्दी जल्दी पेजेस के जो कंटेंट है वो चेंज हो रहे थे, राइट। तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और ईजीएस्ट टू लर्न है। ईजीएस्ट वर्ड क्यों, तो देखो अगर तुमने रिएक्ट पे काम किया है या एंगुलर पे काम किया है या व्यू पे, तो अगर इन तीन लैंग्वेजेस को तुम कंपेयर करोगे तो Vue.js को सीखना बहुत ज़्यादा आसान है इन दोनों के मुकाबले। लाइक एंगुलर या रिएक्ट से ज़्यादा ईजी है Vue.js को याद करना, सॉरी नॉट याद करना, इस पर वर्क करना, इसको जल्दी से समझना। और अगर तुम्हें लगता है कि लाइक नहीं ऐसा नहीं होता है, रिएक्ट भी बहुत ईजी है, तुम गूगल कर लो, तुम बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ लो, तुम्हें समझ में आएगा कि इसका जो लर्निंग कर्व है वो बाकी लैंग्वेजेस से बहुत ज़्यादा ईजी है। इसके नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वो है डिक्लेरेटिव रेंडरिंग एंड रिएक्टिविटी। अब देखो यहाँ पे ये जो आगे जो भी फीचर्स आएंगे उसको हम डायग्राम के थ्रू तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया देने की कोशिश करेंगे। तुम्हें यहाँ पे इस चीज़ पे फोकस करना है कि क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, ये मत सोचना कैसे किया जाएगा, बस ये सोचो कि क्या किया जा सकता है। ओके, तो इधर आ जाते हैं। मान लो ये तुम्हारा एक ब्राउज़र का आउटपुट स्क्रीन होगा, ठीक है, जहाँ पे तुम अपना HTML देखोगे, और कोड बेस में कहीं पे मान लो एक स्क्रिप्ट टैग है, मान के चलना भी यहाँ पे इसको अज्यूम कर लो। कैसे हो रहा है वो भूल जाओ। लेट नेम इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मान लो हमने लिख दिया तौसीफ, और किसी तरीके से मैंने इसको यहाँ पे लिंक किया हुआ है। कैसे किया है फिर मैं कहूँगा भूल जाओ। तो अगर इस वेरिएबल को लिंक किया है तो यूआई में ये ऐसे दिखेगा, राइट। तौसीफ यहाँ पे दिख रहा है। ये होती है डिक्लेरेटिव रेंडरिंग, कि मैंने कोई चीज़ यहाँ पे डिक्लेयर करके अगर हम चाहें HTML में यूज़ करना तो वो हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अब बताते हैं तुम्हें रिएक्टिविटी के बारे में, कि मान लो कोई फंक्शन था जिसको हमने कॉल किया, और उसने किया क्या है कि इस नेम को चेंज कर दिया, इसको कर दिया TJ। तो जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा तो यूआई पे ये जो तौसीफ लिखा है ना ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा TJ से। नॉर्मली तुम क्या करते हो, अगर तुमने डॉम मैनिपुलेशन किया है तो तुम क्या करते हो, पहले तो तुम इस डिव को फेच करोगे, उसके बाद इस कंटेंट में क्या करते हो, इनर HTML या इनर टेक्स्ट करके उसकी वैल्यू चेंज करते हो। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिर्फ वेरिएबल को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं यूआई में, और वेरिएबल को बस चेंज करेंगे। जब वेरिएबल चेंज होगा ना ये, तो यहाँ का कंटेंट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। समझ गए। तो ये होता है डिक्लेरेटिव रेंडरिंग और रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी मीन्स कि जैसे ही इसकी वैल्यू चेंज की जाएगी तो यहाँ पे अगर ये यूज हो रहा है यूआई में तो उसको भी वापस से रीचेंज करो। ठीक, ये एक बेसिक आइडिया हमने तुम्हें दे दिया इसका। अब बात करते हैं वर्चुअल डॉम की, जो कि इसका नेक्स्ट फीचर है। वर्चुअल डॉम क्या होता है कि सी, तुमने डॉम मैनिपुलेशन तो ऑब्वियसली किया होगा, अगर नहीं किया है तो मुझे नहीं पता तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। सी, डॉम क्या होता है, बेसिकली डॉक्यूमेंट का एक ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, राइट। सो यहाँ पे मान लो
HTML था, बॉडी है, बॉडी के अंदर ये स्क्रिप्ट हो सकती है, या स्क्रिप्ट छोड़ो, सॉरी हेड होगा, ये हेड होगा, ये पी टैग हो सकता है, पी के अंदर H1 हो सकता है, ठीक है, इसी के अंदर मान लो स्पैन हो सकता है। तो ऐसे करके इसका जो प्रॉपर मॉडल होता है वो हमारे को डॉम में मिल सकता है एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, ठीक है। हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। बट अगर तुम्हें नहीं पता हो तो आज जान लो कि डॉम मैनिपुलेशन एक एक्सपेंसिव टास्क होता है। एक्सपेंसिव इन द सेंस कि इसको जब आप परफॉर्म करते हो या बहुत इम्प्रॉपर वे में अगर परफॉर्म करोगे तो ये आपकी वेबसाइट की स्पीड को या परफॉर्मेंस को बहुत डाउन कर सकता है, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे एक कंसेप्ट यूज होता है वर्चुअल डॉम का, जिसे हम वीडॉम कह रहे हैं। वर्चुअल डॉम में क्या होता है कि वर्चुअल डॉम असल में तुम्हारी रियल डॉम की एग्जैक्ट कॉपी होती है। जो पहला चेंज होता है, लाइक जब भी आप कोई चीज़ चेंज कर रहे हो, लाइक मान लो अम, ये चेंज हुआ URL, ठीक है, या ओके यहाँ पे कहीं मैंने बटन दिया होगा, सी मैंने क्लिक किया तो डॉम के अंदर ये चीज़ दिखाई जा रही है, राइट। मैंने क्लिक किया तो ये चीज़ें हो रही है, राइट। तो ये चीज़ें सीधा डॉम में नहीं होती, ये चीज़ें, ये चेंजेस पहले वर्चुअल डॉम में होती है। वर्चुअल डॉम नॉर्मल डॉम के मुकाबले बहुत फास्ट होता है, इसलिए इस पे जो भी चेंजेस होते हैं वो बहुत जल्दी हो जाते हैं। और उसके बाद इसका काम होता है इसको वापस से जाना, रियल डॉम को चेक करना कि कहाँ पे चेंजेस हुए हैं, और इसको स्मार्टली कम से कम कह सकते हो एफर्ट डालकर उसमें चेंजेस करना, रैदर दैन डॉम में डायरेक्टली चेंज करने के। वो वर्चुअल डॉम पहले अपने में इसकी एग्जैक्ट कॉपी रहती है, जो यहाँ लिखा है वो यहाँ मिलेगा हमें, यहाँ पे चेंजेस होते हैं पहले, और उसके बाद इसको फिगर आउट किया जाता है इससे कंपेयर करके रियल डॉम से, कि रियल डॉम में कहाँ पे चेंज कर दें जिससे वर्चुअल डॉम और रियल डॉम एक जैसा दोबारा दिखने लगे, और सबसे कम मिनिमल एफर्ट के थ्रू, ठीक है, जिससे हमारी वेबसाइट की परफॉर्मेंस अच्छी रहे। वर्चुअल डॉम एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है कि आप समझ भी ना पाओ। इनिशियली इसको नहीं समझने की ज़रूरत है, आपको इस पर बहुत ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत नहीं है, एक बेसिक आइडिया हमने आपको दे दिया है। इसके बाद आता है इवेंट हैंडलिंग। अब देखो तुमने बहुत सारे इवेंट्स को हैंडल किया होगा जावास्क्रिप्ट में, लाइक क्लिक इवेंट हो गया, डबल क्लिक हो गया, ऑन होवर हो गया, या मान लो ऑन चेंज होता है। तो इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं जब तुम उन्हें हैंडल करते हो, कहीं ना कहीं तुमने नोटिस किया होगा तुम्हें बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ता है, तो कई बार ऐसा होता है कि तुम थक जाते होगे। बट यहाँ पे Vue.js में जो इवेंट हैंडलिंग है उसको इतना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया गया है जिसकी कोई हद नहीं। जब हम कोड करेंगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि इवेंट हैंडलिंग लिटरली कितना ईजी है Vue.js में। उसके अलावा यहाँ पर हमें डायरेक्टिव्स मिलते हैं और वॉचर्स मिलता है। Vue.js की सबसे प्यारी चीज़ है डायरेक्टिव्स एंड वॉचर्स। इसका हम तुम्हें बेसिक आइडिया देते हैं जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, बिकॉज ये लिटरली बहुत लाइक एक्साइटिंग चीज़ है। सी, तुमने बहुत सिंपल सी चीज़ लेते हैं टॉगल करना, ठीक है, विजिबिलिटी टी टॉगल। जब तुम वैनिला जावास्क्रिप्ट से करते हो तो कोई डिव है मान लो, इसको अगर तुम्हें शो या हाइड करना होता है तो तुम क्या करते हो, इसको नॉर्मली एक आईडी दे दोगे या क्लास दे दोगे। आईडी मान लो टीजे दे दिया मैंने। अब इस आईडी को पहले फेच करोगे, देखोगे कि अगर इसका कंटेंट लाइक विजिबल है या ये डिस्प्ले ब्लॉक है तो उसको नन कर दो, अगर नन है तो उसको ब्लॉक कर दो। इस तरह की चीज़ें तुम करते हो। यहाँ पे Vue.js में क्या कर सकते हो, तुमको बहुत बेसिक सी चीज़ बता रहा। मान लो एक तुम्हारे पास एक वेरिएबल होगा शो कंटेंट करके, जिसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट फॉल्स है। इसी सेम डिव पे तुम्हें कुछ नहीं करना है, ऐसे वी इफ करके एक बेसिक सा डायरेक्टिव होता है, ठीक है, और इसके अंदर तुम्हें इस वेरिएबल को लिंक करना है सिर्फ, शो कंटेंट। अब तुमने इसको लिंक कर दिया। अब होगा क्या पता है, जब इसकी वैल्यू फॉल्स है तो ये दिखेगा नहीं, बट किसी मेथड के थ्रू, लाइक कोई तुमने मान लो मेथड कॉल किया FN, और इसकी वैल्यू को, शो कंटेंट को ट्रू कर दिया, ये ऑटोमेटिकली दिखने लगेगा। फिर ये डिव तुम्हारी ऑटोमेटिकली दिखने लगेगी। ये मज़ेदार चीज़ है इसमें, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, तुम्हें वी इफ, वी एल्स इफ, लाइक वी एल्स भी मिलेगा तुम्हें। अगर ये नहीं तो दूसरी चीज़ दिखा दो, ऐसे करके तुम किसी टैग पे लगा सकते हो। तो इस तरह की चीज़ें बहुत आसानी से तुम कर सकते हो, तुम्हें बहुत कम कोड लिखना पड़ेगा। वॉचर्स क्या होते हैं, वॉचर्स भी एक बहुत शानदार चीज़ होती है। देखो वॉचर्स में क्या होता है कि लाइक अगर मान लो तुम्हें किसी चीज़ को वॉच करना है, ठीक है, जैसे मान लो एक काउंट नाम का वेरिएबल था, काउंट, जिसकी वैल्यू 0 है। अब इसकी वैल्यू किसी बटन क्लिक पे तुम 1 2 3 4 करके बढ़ा रहे हो, ठीक। और तुम चाहते हो अगर कि जितनी बार भी इसकी वैल्यू इवन हो, ठीक है, तब तुम कुछ प्रिंट करा दो या कोई चीज़ इसको शो या हाइड कर दो इस डिव को, राइट। इस कंटेंट को शो या हाइड करना है जितनी बार भी ये इवन आएगी इसकी वैल्यू। तो ये चीज़ें तुम वॉचर से कर सकते हो, तुम एक स्पेसिफिक वैल्यू को वॉच कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो तुम यहाँ पे कर पाओगे
डायरेक्टिव्स और वॉचर्स के थ्रू। उसके अलावा राउटिंग, राउटिंग की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, बेसिकली पेजेस चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितनी बार भी आप एक पेज पे लाइक आते हो, सी ये एक नए राउट पे आप आ जाते हो, एक नए यूआरएल पे। यहाँ पे राउट बोले या यूआरएल बोले तो एक ही चीज़ समझना, ठीक है। तो देखो ये हर बार एक नए राउट पे आप आ रहे हो, ये चीज़ करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक राउटिंग पैकेज की जिसका नाम है व्यू राउटर। ओके। उसके अलावा आपको स्टेट मैनेजमेंट के लिए मिलता है व्यू एक्स, या फिर आप पीनिया यूज़ कर सकते हो। अब स्टेट मैनेजमेंट क्या होता है इसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स चीज़ है। बट आप जैसे जैसे प्रोजेक्ट को बनाओगे ना, आपको वहाँ पर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि देखो यहाँ पे स्टेट मैनेजमेंट होता है तो कितना ईजी होता है काम। तो ये थे सारे फीचर्स व्यू जेएस के। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्री रिक्विजिट्स के बारे में। तो देखो आपको बेसिक जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, आपको डॉम मैनिपुलेशन आना चाहिए, आपको प्रॉमिस, एसिंक अवेट, फेच एपीआई, ये सब चीज़ों के बारे में लाइक नॉलेज होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं आती है तो मुझे नहीं पता कि आप क्यों ही वीडियो देख रहे हो। उसके अलावा आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा नोड जेएस और एनपीएम को। तो चलो अभी कर लेते हैं। यहाँ पे आपको सिंपली node.js.org पे आ जाना और यहाँ से डाउनलोड कर लेना। और अगर आप मैक के यूज़र हो तो आप चाहो तो होम ब्र्यू को यूज़ कर सकते हो, होम ब्र्यू के थ्रू नोड जेएस को इंस्टॉल कर लेना। और मुझे नहीं लगता कि इंस्टॉल करने का मुझे प्रोसेस भी दिखाना पड़ेगा, इसको चुपचाप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। और रही बात एनपीएम की, तो जब आप नोड को इंस्टॉल करोगे ना तो साथ ही साथ आपका एनपीएम भी इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। अब नोड जेएस बेसिकली क्या है, एक रन टाइम इन्वायरमेंट है जावा स्क्रिप्ट के लिए। लाइक अगर आपको जावा स्क्रिप्ट को बैकएंड में रन करना है तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो नोड जेएस को, ठीक। तो यहाँ पे भी हम डेवलपमेंट टाइम में नोड जेएस को यूज़ करेंगे और एनपीएम को यूज़ करेंगे। लाइक एनपीएम क्या है, नोड पैकेज मैनेजर है एनपीएम। तो देखो एनपीएम क्या है, बेसिकली एक नोड पैकेज मैनेजर है, ये है पैकेज मैनेजर फॉर जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेंटेन्ड बाय एनपीएम। तो एनपीएम की हेल्प से आप पैकेजेस को मैनेज कर सकते हो। अब इसका मतलब क्या है, सी लाइक मान लो आप बूटस्ट्रैप पे आ जाओ। तो आपने अगर बूटस्ट्रैप को यूज़ किया होगा कभी, तो आप क्या करते होगे कि इसको यूज़ करने के लिए आप स्क्रिप्ट टैग इसको कॉपी करोगे, अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट कर दोगे। उसके अलावा इसकी जो सीएसएस फाइल है उसको कॉपी पेस्ट करोगे, ठीक। कल को मान लो आपको 5 वर्जन से 3 पे जाना है, या 5 वर्जन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको 4 पे आना है, राइट। तो इसको आपको स्क्रिप्ट टैग को ढूंढ के मैनुअली इसको जो है चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको याद रखना पड़ेगा कि लिंक टैग भी चेंज करना है, स्क्रिप्ट टैग भी चेंज करना है। तो और उसके अलावा यार मान लो कल को आपको इससे मूव आउट करना है कि यार हमें नहीं यूज़ करना बूटस्ट्रैप, तो इसको रिमूव करने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। क्योंकि इसका कोड जहाँ पे लिखा है उसे भी चेंज करना पड़ेगा और इसे भी रिमूव करना पड़ेगा। बट एनपीएम क्या करता है, ये एक पैकेज मैनेजर है। तो इस तरह के जितने भी पैकेजेस हैं लाइक बूटस्ट्रैप हो गया, या आप जो है डेटा टेबल्स यूज़ करोगे, या जो भी पैकेजेस आप यूज़ करोगे आगे चल के, अभी हम प्रोजेक्ट में एग्जांपल भी दिखाएंगे, तो उनको आप मैनेज आसानी से कर सकते हो। इंस्टॉल करना, अनइंस्टॉल करना, वर्जन चेंज करना बहुत आसानी से हो जाता है। जब हम आपको ये चीज़ आगे करके दिखाएंगे तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। उसके अलावा एपीआई स्टाइल्स, तो देखो दो तरीके हैं, एक होता है ऑप्शंस एपीआई, एक होता है कंपोजिशन एपीआई। व्यू जेएस का कोड लिखने का दो तरीका है, इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं एक बेसिक एग्जांपल से। स्टार्ट हम करेंगे ऑप्शंस एपीआई से पहले। ऑप्शन एपीआई में क्या होता है, आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाता है, आपको एक बॉयलर प्लेट मिल जाता है जिसके अंदर आपको कोड लिखना होता है। जैसे मान लो आपको डेटा फंक्शन मिलेगा जिसके अंदर आप अपने वेरिएबल्स को रख सकते हो, जैसे नेम नाम का वेरिएबल होगा जिसकी आप वैल्यू दे सकते हो, काउंट नाम का वेरिएबल होगा जिसकी आप वैल्यू दे सकते हो। वैसे ही मेथड्स होते हैं, मेथड्स को कहाँ पे रखना है, लाइक अगर आप फंक्शंस क्रिएट करते हो तो उसको कहाँ पे रखना है, उसके लिए भी आपको यहाँ पे एक मिल जाता है जगह। जितने भी आप फंक्शन बनाओगे, लाइक इंक्रीमेंट का एक फंक्शन होगा तो यहीं पे रहेगा, डिक्रीमेंट का एक फंक्शन होगा तो इसी के अंदर आपको रखना है, ठीक है। तो वेरिएबल्स को यहाँ पे रखना है, फंक्शंस को यहाँ पे रखना है। वॉचर है, अगर मान लो आप वॉचर लगाते हो काउंटर पे, ठीक है, तो उसके लिए आपको वॉचर्स को यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हो, जितने भी वॉचर्स होंगे यहाँ पे होंगे, जितने भी फंक्शन होंगे यहाँ पे होंगे। इससे क्या होता है कि आपको लाइक ऑप्शन एपीआई क्या करता है, आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर या आपको एक बॉयलर प्लेट प्रोवाइड कर देता है जिसके अंदर आप अपने कोड को ऑर्गेनाइज करते हो। इसका जस्ट अपोजिट होता है कंपोजिशन एपीआई। कंपोजिशन एपीआई कहता है कि हम आपको कुछ नहीं देंगे, आपका जो स्ट्रक्चर है लाइक ये बार बार डेटा और मेथड्स और ये वॉचर लिखने के बजाय आप इनको आप अपने हिसाब से लिख लो। लाइक नेम इज इक्वल्स टू समथिंग, काउंट इज इक्वल्स टू समथिंग। आप मेथड्स को यहीं पे ऐसे लिख लो, आपको ज़रूरी नहीं है कि ये मेथड का ये ब्लॉक बनाओ, ठीक है। तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप डायरेक्टली अपना फंक्शन लिख लो। ऐसे ही वॉचर्स आप ऐसे ही बना लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना काम कर लेंगे। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होती है कॉम्पोजिशन एपीआई में, कि कोड को आपको मैनेज करना पड़ेगा फिर, ठीक है।
मान लो कल को किसी ने काउंट यहाँ पे रखने के बजाय एकदम सबसे नीचे ला के रख दिया, ठीक है, एकदम यहाँ पे, तो ये जिम्मेदारी आप पे बन जाती है कि आपको अपना कोड अच्छे से मैनेज करना होगा, राइट। तो ये होता है कॉम्पोजिशन एपीआई, ये होता है ऑप्शंस एपीआई। स्टार्टिंग हम करेंगे ऑप्शंस एपीआई से, बिकॉज ये बहुत आसानी से आप समझ जाओगे और इस पे काम करना बहुत ईजी होता है। कॉम्पोजिशन एपीआई हम यूज़ करते हैं बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, जब आपको पता है कि आप एक कॉम्प्लेक्स और बहुत बड़ा एप्लीकेशन बनाने वाले हो, तो वहाँ पे आपको कॉम्पोजिशन एपीआई का लाइक फ़ायदा मिलता है। अदरवाइज आप ऑप्शंस एपीआई को भी यूज़ कर सकते हो। अब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट का एग्जांपल भी हम बाद में ही देंगे जब हम कॉम्पोजिशन एपीआई को पढ़ाएंगे। तो ये चीज़ क्लियर होगी आई थिंक। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वेज टू यूज़ व्यू जेएस के बारे में। ठीक है, तो देखो व्यू जेएस का जो प्रोजेक्ट है उसको सेटअप करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? पहला है बिना किसी बिल्ड टूल के, सीडीएन के थ्रू। ठीक है, जैसे यहाँ पे इधर आ जाते हैं। तो अगर आपको बूटस्ट्रैप यूज़ करना है तो आप चुपचाप ये जो सीडीएन लिंक है इन दोनों को कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट में लगाओगे तो आप बूटस्ट्रैप को यूज़ कर पाओगे। सेम उसी तरीके से व्यू जेएस के लिए भी क्या होगा कि अगर आप यहाँ पे क्विक स्टार्ट पे आ जाओ, यहाँ पे व्यू जेएस की वेबसाइट में गाइड पे आना, क्विक स्टार्ट पे आना, ये है क्रिएटिंग अ व्यू एप्लीकेशन। तो एकदम अगर थोड़ा नीचे आओगे, सी यूजिंग व्यू फ्रॉम सीडीएन, ये यहाँ से पे क्लिक करके आ सकते हो तुम। या तो इसको कॉपी कर लो, तुम यूज़ कर सकते हो व्यू जेएस को पूरा। हम तुमको यहाँ पे एक बेसिक सा कोड है जिसको रन करके दिखाते हैं। ये कोड पेन का डेमो भी है, तुम चाहो तो इस पर क्लिक करके देख सकते हो। ये आ गया। यहाँ पे अगर हम लिख देंगे हेलो तौसीफ, सेव करने की ज़रूरत नहीं आई थिंक, हेलो माय नेम इज़ तौसीफ, मैंने ये चेंज किया, कुछ सेकंड्स के अंदर ये क्या करेगा, देखो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब इस कोड को भी हम एक्सप्लेन करते हैं। पहले इसको उठाकर ले जाते हैं इधर, एक HTML फाइल बनाते हैं test.html, काम करते हैं HTML के अंदर डाल देते हैं ना। ये बेसिक HTML का बॉयलर प्लेट है। यहाँ पे हमने क्या किया है, एक स्क्रिप्ट टैग में पहला तो Vue.js का सीडीएन लिंक डाल दिया। ठीक है, इसको डालने के बाद हमने किया क्या, एक डिव ली है जिसको एक आईडी दे दी है ऐप। कूल, इतना कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो ये डबल कर्ली ब्रेसेस लगे हुए हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग। इसके अंदर मैसेज नाम का एक वेरिएबल है और ये मैसेज वेरिएबल तुम्हें यहाँ डेटा में मिल रहा है, राइट। तो ये क्या है, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। ये वही वेरिएबल है जिसको तुम रेंडर करोगे यूआई पे। ठीक है, यहाँ पे जैसे मान लो अगर हमने हेलो तौसीफ लिख दिया है तो ये यूआई पे दिखेगा, जैसे हमने बताया था डिक्लेरेटिव रेंडरिंग में, राइट। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा है, क्रिएट ऐप, जिसको हमने डीस्ट्रक्चर करके निकाला है किस में से, व्यू में से। ठीक है, ये जो प्रोसेस है इसे कहते हैं डीस्ट्रक्चरिंग। इसको चाहो तो पढ़ सकते हो अगर तुम्हें नहीं पता है तो व्यू के अंदर आ रहा था क्रिएट ऐप, इसको हमने निकाल लिया। क्रिएट ऐप बेसिकली एक फंक्शन है जिसके अंदर हमने क्या पास किया है, एक ऑब्जेक्ट। ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में क्या है, डेटा नाम का एक की है। ठीक है, तो डेटा नाम की एक की है जो कि असल में एक फंक्शन है। ठीक है, जिसके अंदर क्या है, एक फंक्शन है जो फंक्शन रिटर्न करेगा क्या, एक वेरिएबल जिसका नाम, जिसकी वैल्यू है हेलो तौसीफ। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे डॉट माउंट लगाया है, इस फंक्शन के साथ हमें मिल रहा है। ठीक है, डॉट माउंट हैश ऐप, यानी कि एक डिव को ढूंढना जिसकी आईडी ऐप होगी और उसके अंदर इसे माउंट कर देना, लगा देना। माउंट का मतलब तो यही होता है, राइट। इसको चलाते हैं एक बार, यहाँ पे लाइव सर्वर के थ्रू मैंने इसको चलाया है, तो देखो हेलो तौसीफ लिख कर आ रहा। ठीक है, अगर तुम इधर आ जाओगे, यहाँ पे मान लो मैसेज की जगह लिख देते हैं नेम, और यहाँ पे फिर हम चेंज कर देते हैं नेम, सेव करेंगे, सी आउटपुट सेम मिल रहा है। और अगर मान लो यहाँ पे ये मैसेज ही होता तो देखो यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। और अगर तुम कंसोल पे आओगे तो सी यहाँ पे एरर भी आ रही है कि प्रॉपर्टी मैसेज वाज एक्सेस ड्यूरिंग रेंडर, रेंडर के टाइम पे, लोड करने के टाइम पे इसको एक्सेस किया जा रहा है बट इंस्टेंस पे नहीं है ये, यानी कि स्क्रिप्ट में ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसको वापस से मैसेज कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ थी। तो एक तो होता है ये तरीका जो कि आप नहीं यूज़ करने वाले मोस्ट ऑफ द टाइम, 99.9% ऑफ द टाइम आप सीडीएन वगैरह को यूज़ नहीं करोगे, बिना बिल्ड टूल के प्रोजेक्ट को नहीं बनाओगे। ठीक है, वो टाइम और था। अब आप बनाओगे बिल्ड टूल की हेल्प से, ठीक, जिसमें आप यूज़ करोगे वीट का। अब इसको कैसे बनाना है वो दिखा देते हैं। पहले इधर आ जाते हैं, इसको उड़ा देते हैं। ध्यान देना, जैसे ये जो फाइल अभी मैंने उड़ाई है इसमें जो भी कोड था, इसको पूरा समझने की और पूरा बैठ के एकदम मतलब हर एक लाइन समझ में आ जाए, इसको पूरा कैसे रिक्रिएट करना है, इंटरनली कैसे चल रहा है, वो इतना दिमाग मत लगाना प्लीज़। किसी को इनिशियली इतना इन डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तुम अभी स्टार्ट कर रहे हो इसे समझना, पहले बेसिक सीख लो।
सी, जैसे कि हमने कहा था डॉक्यूमेंटेशन बेस्ड लर्निंग, यहाँ पे एपीआई प्रेफरेंस को आप ऑप्शंस पे ही रखना। जैसे अभी ये ऑप्शंस पे आ गया है, क्विक स्टार्ट पे आ जाना। इंट्रोडक्शन तुम चाहो तो पढ़ सकते हो, यहाँ पे व्यू जेएस क्या है, डिक्लेरेटिव रेंडरिंग क्या होती है इसके बारे में पढ़ सकते हो, रिएक्टिविटी क्या होती है। ठीक, तो हमने कोई भी चीज़ अपने से नहीं बताई है, यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई है, तो कोशिश करना इससे पढ़ना तुम्हें फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, एक बार इसको रीड कर लेना। और सिंगल फाइल कंपोनेंट क्या होता है इसके बारे में तो अभी हम बात करेंगे ही ऑब्वियसली। फिर आ जाते हैं बेसिकली हम यहाँ पे क्विक स्टार्ट पे, कि व्यू जेएस का प्रोजेक्ट कैसे सेटअप करना है। सिमिलरली यहाँ पे हमें इंस्टॉल करना है नोड जेएस को, जिसका वर्जन 18.3 से ऊपर होना चाहिए। इसके बाद सी, यहाँ पे बहुत सारे पैकेज मैनेजर्स हैं लाइक npm pnpm yarn बन, बट हम यहाँ पे npm यूज़ कर रहे हैं, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। इनिशियली आप npm से स्टार्ट करो। ठीक है, तो यहाँ पे दिया भी है कि क्या क्या चीज़ें भी पूछी जाएगी जब आप प्रोजेक्ट को सेटअप करोगे। तो हमने कहा कि हम इस कमांड को कॉपी करेंगे, डॉलर सिंबल को इग्नोर कर देना, इधर टर्मिनल पे आ जाना, इसको बस पेस्ट कर देना। और हाँ, एक चीज़ चेक कर लेना नोड -v करके, कि नोड इंस्टॉल हुआ है कि नहीं और कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है। उसके बाद इस कमांड को पेस्ट कर देते हैं। जैसे इस कमांड को पेस्ट किया तो ये पूछ रहा है प्रोजेक्ट का नाम, तो हमने कहा ट्यूटोरियल-1। ऐड टाइपस्क्रिप्ट, नहीं हमें नहीं चाहिए टाइपस्क्रिप्ट, JSX सपोर्ट हमें नहीं चाहिए। हमें राउटिंग अभी नहीं सीखनी है, हमें स्टेट मैनेजमेंट नहीं यूज़ करना, टेस्टिंग भी नहीं करनी, टेस्टिंग भी नहीं करनी, कोड क्वालिटी से भी अभी हमें मतलब नहीं है, कोई भी हम एक्सटेंशन यूज़ नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, अब देखो इसने किया क्या, एक फ़ोल्डर बना दिया हमारे लिए। यहाँ पे ये फ़ोल्डर मिल रहा है हमें, इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं देखो। इस पूरे को भी एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है, तो इसको देख के घबरा मत जाना। इसमें देखो क्या लिखा है, नाउ रन दिस। पहले इस फ़ोल्डर के अंदर आ जाओ। ठीक है, इस फ़ोल्डर के अंदर आ गए हम। इसके बाद npm इंस्टॉल। अब ये करेगा क्या, देखो ये कोई कुछ तो है जो ये इंस्टॉल कर रहा है। ठीक है, अब देखो ये नोड मॉड्यूल्स नाम का एक फ़ोल्डर आ गया। इससे होगा क्या, इससे हुआ क्या, इससे फ़ायदा क्या होगा उसके बारे में हम आते हैं, बात करेंगे, थोड़ा सा वेट करो। फिर npm run dev, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया। जैसे ही चलाया देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है वीट वर्जन 5.4.2। वीट का यहाँ पे कौन सा वर्जन यूज़ हो रहा है वो यहाँ पे दिख रहा है। उसके अलावा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक चीज़, ठीक है, लोकल एक एड्रेस दिया हुआ है। अगर हम इसको कॉपी कर लें चुपचाप और इसको ले जाते हैं ब्राउज़र पे, इधर पेस्ट कर देते हैं, तो ये असल में हमारा प्रोजेक्ट है जो अभी अभी यहाँ पे क्रिएट हुआ है। वीडियो को पॉज कर लेना, अब ये सेम प्रोसेस पहले करके देखो। वेट बता रहा, इसको अच्छे से पढ़ लेना एक बारी। इस वाले पेज पे आ जाना क्विक स्टार्ट पे, इसको प्रॉपर पढ़ लेना, रीड कर लेना। रीड करने में कुछ नहीं जा रहा, ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें हर एक लाइन समझ में आए, बट तुम्हें रीड करना पड़ेगा डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, ये सारी चीज़ें हमने अभी अभी की है। देखो npm run dev, ये सारे कमांड चलाए हम लोगों ने। अब इधर आ जाओ, थोड़ा सा मैं तुम्हें पहले कुछ चेंज करके दिखाता हूँ। मैं बस अभी चेंज कर रहा हूँ, तुम्हें दिखा रहा हूँ। और सी, मैंने यहाँ पे ऐप डॉट व्यू में आ गया मैं, और यहाँ पे चेंज किया है तौसीफ डिड इट। ठीक, और सेव किया है। ये सेव करने की वजह से ये थोड़ा स्पेसेस वगैरह आ गई हैं। सी, यहाँ पे लिख के आ रहा है तौसीफ डिड इट। ये था एक बेसिक एप्लीकेशन व्यू जेएस की हेल्प से कैसे क्रिएट करते हैं वो। वीडियो पॉज करो, जाओ ये चीज़ एक्सपेरिमेंट करके आओ। सो आई होप आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होगी, और अगर कुछ भी नहीं आता है तो ऑब्वियसली उसको थोड़ा गूगल करना, डीबग करने की कोशिश करना। ठीक है, इधर आ जाते हैं थोड़ा। देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई है, रिकमेंडेड आईडी सेटअप, VS कोड को सेटअप कर लो, बाय VS कोड को यूज़ कर लीजिए आप, और व्यू का एक ऑफिशियल प्लगइन यूज़ कर लेना। तो व्यू का एक ऑफिशियल प्लगइन है व्यू, अगर यहाँ पे सर्च करोगे तो ये रहा व्यू डैश ऑफिशियल। ठीक है, तो इसको इंस्टॉल कर लेना, ये तुम्हारे को हेल्प करेगा बहुत सी चीज़ों में। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं वापस से। ये बहुत सी चीज़ें और भी दी हुई है कि किस चीज़ के लिए क्या कर सकते हो, लाइक टूलिंग की गाइड के लिए ये है, वीट की डॉक्यूमेंटेशन के लिए ये है, टाइप स्क्रिप्ट के लिए ये है, बट अभी हमें उस पर ध्यान नहीं देना। और अगर आपको अपने प्रोजेक्ट का लाइक प्रोडक्शन बिल्ड निकालना है, लाइक ये जो कोड है ना, ये आप होस्ट नहीं कर सकते डायरेक्टली। लाइक अगर आप सोचो कि इसको होस्टिंग में कॉपी पेस्ट कर देंगे तो ये चल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। इसका एक प्रोडक्शन बिल्ड बनाया जाता है, उसके लिए भी एक कोड होता है, सॉरी एक कमांड होता है जिसे आपको रन करना होता है, लाइक npm run build। जब भी आप कमांड चलाओगे तो एक यहाँ पे एक नया फोल्डर बनेगा जिसका नाम होगा डिस्ट। डिस्ट नाम की एक डायरेक्टरी बन जाएगी जिसके अंदर प्रोडक्शन कोड होगा। अगर मान लो हम यहाँ पे चला के दिखा देते हैं फिलहाल के लिए, तो देखो ये फोल्डर बन गया। ये जो कोड है, देखो ये, देखो CSS कैसे आ रही है, या
ये देखो तुम्हारी जावास्क्रिप्ट की फाइल कैसे आ रही। ठीक है, ये ऑप्टिमाइज्ड कोड है। ये कौन दे रहा है? ये हम नहीं दे रहे हैं, ये दे रहा है व्यूजेस। ठीक है, सॉरी नॉट व्यूजेस एग्जैक्टली, बट इसका जो बिल्ड टूल है वो दे रहा है। वीट वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं, राइट? तो ये वीट के वजह से ऐसे हो रहा है। तो इसके बारे में ऑब्वियसली हम आगे डिस्कस करेंगे। और बट अगर तुम चाहो तो ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि एक फ्री होस्टिंग देख लो कहीं पे, शेयर्ड होस्टिंग, और उस पर ये 3 फोल्डर्स को ले जाके कॉपी कर दो और उसको विजिट करो। तुम्हें ये सेम आउटपुट देखने को मिलेगा, ये वाला। समझ रहे हो? चाहो तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो वीडियो पॉज करके। तो यहाँ तक तो हो गया प्रोजेक्ट को कैसे इंस्टॉल करना है, या कह सकते हो यूज़ कैसे करना है, इनके बारे में। अब हम थोड़ा सा अब गेटिंग स्टार्टेड पे फोकस करते हैं। लाइक प्रोजेक्ट तो आ गया, अभी इसको हम दोबारा से पूरा डिलीट कर देंगे, फिर से बनाएंगे। लाइक हमें बहुत सी चीज़ें हमें बनानी होगी, बहुत से लाइक इस फोल्डर स्ट्रक्चर को समझना होगा कि ये फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है, कोड का फ्लो कैसे चल रहा है, ये इतनी सारी फाइल्स क्या हैं, किसका क्या काम है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले एक काम करते हैं, इसको फिर से डिलीट कर देते हैं। चलो एक काम करते हैं, फिर से इस कमांड को हम कॉपी करते हैं। ये कमांड क्या है? npm create view एट द रेट लेटेस्ट। ठीक है, हमने कहा npm क्रिएट करना व्यू का एक प्रोजेक्ट एट द रेट लेटेस्ट, यानी कि व्यू का जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा उसको यूज़ करके व्यू का एक प्रोजेक्ट सेटअप करना। तो यहाँ पर हमने कहा cd डैश, हम एक स्टेप पीछे आ गए और इस कमांड को पेस्ट कर दिया और एंटर। ठीक है, तो प्रोजेक्ट का नाम फिर से tutorial1, एंटर 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 एंटर। अब ये कह रहा है cd tutorial1, लाइक एक चेंज डायरेक्टरी tutorial1 के अंदर आ जाओ। फिर एक कमांड दिया है npm इंस्टॉल। अभी देखना, हम इसको एक्सपैंड कर रहे हैं, यहाँ पे एक नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर आ जाएगा। ठीक है, हम इस कमांड को भी एक्सप्लेन करेंगे सारा। हमने कहा npm इंस्टॉल कर दो, क्या इंस्टॉल कर दो? अब ये कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल करेगा और देखो यहाँ पे एक नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर ला कर रख देगा। ठीक है, इसके बाद npm रन dev, npm चलाओ, क्या चलाओ? डेव को चला दो। तो तुम्हारा जो डेवलपमेंट सर्वर है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अब इसको तुम कॉपी करके यहाँ पे अगर पेस्ट करोगे तो तुम्हारा ये प्रोजेक्ट आ गया। ठीक है, और अगर तुम इसमें कुछ चेंज करना चाहते हो तो src में आ जाना, यहाँ पे आ जाना, यहाँ पे लिख देना तौसीफ डिड इट। इसको सेव करने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है, बिकॉज हम यहाँ पे एक एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हैं। तुम चाहो तो इंस्टॉल कर लो, प्रिटियर, ये रहा। तो इसको यूज़ कर सकते हो तुम। इसके बाद इसको क्लोज करते हैं, इसको रीओपन करते हैं जिससे थोड़ा साफ दिखे। सी, तौसीफ डिड इट, राइट। इससे पहले कि हम npm के कमांड को डिस्कस करें, चलो हम तुम्हें कुछ चीज़ें बताते हैं। स्टार्ट करेंगे हम व्यू वाली फाइल से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक फाइल है जिसका एक्सटेंशन दिया है डॉट व्यू। ठीक, यहाँ पे देखो कोई भी HTML फाइल नहीं है सिवाय एक के। और हम यहाँ पे देखो ये जो व्यू फाइल है इसी में काम करेंगे। तो ये डॉट व्यू फाइल है क्या? तो इसका हम एक बेसिक आइडिया लेते हैं पहले। एक सिंपल वाली ओपन करते हैं, यहाँ पे ये वाली है। अब देखो यहाँ पे 3 टैग्स हैं मेन। पहला है स्क्रिप्ट टैग, दूसरा है टेम्पलेट टैग, तीसरा है स्टाइल टैग। ठीक, टेम्पलेट टैग के अंदर आपको अपना HTML लिखना होता है। लाइक यहाँ पे तुम चाहो तो एक h1 टैग ले लो, माई नेम इज़, लाइक मानो मैंने लिख दिया ऐसे तौसीफ। तो यहाँ पे तुम HTML लिख सकते हो। स्क्रिप्ट टैग में क्या कर सकते हो तुम, कि जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड होता है वो तुम यहाँ पे लिखते हो। और स्टाइल टैग के अंदर क्या होता है, तुम अपनी स्टाइलिंग को लिखते हो जैसा नॉर्मली किया जाता है। ठीक है, बस यहाँ पे HTML किसके अंदर लिखा जाता है? तुम्हारे टेम्पलेट टैग के अंदर। कूल, इसको सेव करते हैं, यहाँ पे डेवलपमेंट सर्वर को फिर से स्टार्ट करते हैं npm रन dev लिख कर, और इधर आ जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। देखो माई नेम इज़ तौसीफ लिख कर आ रहा है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। एक बार इधर आ जाते हैं। अब यहाँ पे पहली चीज़ है सिंगल फाइल कंपोनेंट क्या होता है। तो ये जो डॉट व्यू वाली फाइल है ना, इसको कहा जाता है सिंगल फाइल कंपोनेंट। अब इसका मतलब क्या है कि ये सिंगल फाइल कंपोनेंट क्या होता है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा हम डायग्राम से समझाते हैं। चलो इधर आ जाते हैं। अब तो मैं कुछ चीज़ें ड्रॉ करता हूँ। मान लो तुम्हारा ये होम पेज का एक आउटपुट में बना रहा, जिसमें ऊपर तुम्हारा हेडर हो जाएगा। यहाँ पे मान लो ये हीरो सेक्शन हो जाएगा, यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखा होगा। ये फुटर हो जाएगा। इधर मान लो एक साइड बार रहेगा और इधर कुछ चीज़ें रहेंगी। तो यहाँ पे देखो पता है, लाइक इससे पहले जब तुम कोड करते होगे HTML CSS जावास्क्रिप्ट में, तो तुम एक फाइल बनाते होगे इंडेक्स डॉट मान लो HTML, और उसी के अंदर हेड टैग लेते होगे। हेड टैग के अंदर पूरा हेडर का कोड लिख दोगे तुम। डिव टैग के अंदर ये पूरा कोड रख दोगे। ठीक है, एक डिव और लोगे, उसके अंदर ये दोनों का कोड रख दोगे।
एक फुटर टैग लोगे, उसके अंदर फुटर का पूरा कोड रख दोगे। तो सारी चीज़ें एक ही फाइल के अंदर रहती है और इसके अराउंड जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड होगा वो तुम क्या करोगे, एक स्क्रिप्ट टैग लोगे, उसी के अंदर लिख सकते हो, राइट। इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर यहाँ पे तुम्हारा मान लो हेडर का भी कोड हो सकता है, जो है फुटर का भी हो सकता है, बीच में कहीं पे कुछ यूज़ कर रहे हो तो उसका भी स्क्रिप्ट टैग का कोड इसी में हो जाएगा। कूल। तो ये था तुम्हारा ट्रेडिशनल अप्रोच। बट यहाँ पे क्या होता है, आप चीज़ों को कंपोनेंट्स में तोड़ते हो। अगर हम तुमको यहाँ पे ही समझा दें ऐसे, यहाँ पे जितनी भी चीज़ों को आप सेपरेट आउट कर सकते हो वो आपका एक कंपोनेंट होता है। जैसे हेडर एक कंपोनेंट हो सकता है। हेडर का कोड लाइक कर क्या सकते हो कि हेडर की एक फाइल बना लो, हेडर डॉट एच टी एम एल, नॉट एच टी एम एल सॉरी, यहाँ पे हम व्यू यूज़ कर रहे हैं, तो हेडर डॉट व्यू बना सकते हो एक फाइल। और इसके अंदर हेडर का एच टी एम एल लिख सकते हो आप, सी एस एस लिख सकते हो आप, और यहाँ पे स्क्रिप्ट भी लिख सकते हो। उसी तरीके से आप फुटर की एक फाइल बना सकते हो, फुटर डॉट व्यू, ठीक है। और फुटर से रिलेटेड जो भी कोड होगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, उसका एच टी एम एल, सी एस एस और जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, आप सारी चीज़ों को कंपोनेंट्स में तोड़कर बनाते हो या डेवलपमेंट करते हो। तो यहाँ पे जो एक व्यू फाइल होती है, सिंगल व्यू फाइल, वो एक कंपोनेंट को रेफर करती है। ये जो फाइल है ऐप डॉट व्यू, ये एक कंपोनेंट है। उसी तरीके से मान लो हेलो वर्ल्ड डॉट व्यू, ये एक कंपोनेंट है। इट कंटेन्स द कंपोनेंट लॉजिक, यानी कि इसके अंदर जावास्क्रिप्ट होता है, एचटीएमएल होता है, सीएसएस होता है, ठीक है। एक ही फाइल के अंदर उस कंपोनेंट से रिलेटेड जो भी कोड होगा वो पूरा लिख दिया जाता है, जिससे उसको हैंडल करना, उसको मैनेज करना आसान हो जाता है। अगर हम तुमको थोड़ा सा और एग्जांपल दें, तो जैसे वहाँ पे मान लो साइड बार, देखो ये एक कंपोनेंट हो सकता है, राइट। हेडर एक कंपोनेंट हो सकता है। एक कंपोनेंट के अंदर भी मल्टीपल कंपोनेंट्स हो सकते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। जैसे हेडर को एक कंपोनेंट में तोड़ के तुम हेडर से रिलेटेड जितना भी कोड है उसको तुम उस फाइल में रख सकते हो। इससे फ़ायदा क्या होगा कि इसमें जो कोड है, ठीक है, इसको डिबग करना आसान हो जाएगा, इसको मैनेज करना या मेंटेन करना आसान हो जाएगा, ठीक है। साइड बार का कोड तुम एक जगह पे रख दो, इससे रिलेटेड लॉजिक भी एक जगह पे रहेगी, तो उसको ढूंढना, उसको चेंज करना आसान रहेगा। इसके अलावा इसमें 3 ब्लॉक्स होते हैं, जैसा कि हम लोगों ने देखा। टेम्पलेट ब्लॉक जिसमें हम एचटीएमएल लिखते हैं, स्क्रिप्ट ब्लॉक जिसमें वहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे, और स्टाइल ब्लॉक जहाँ पे उसकी हम स्टाइलिंग लिखते हैं। ये जो फाइल होती है ये कंपाइल की जाती है व्यू के कंपाइलर के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक कंपाइलर डैश एस एफ सी होता है, सिंगल फाइल कंपोनेंट को जो है कंपाइल करने के लिए। वो क्या करता है, इसको जावास्क्रिप्ट और सीएसएस के फाइल्स में कन्वर्ट कर देता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर तुम देखो, मान लो ये वाली फाइल थी, यहाँ पे टेम्पलेट टैग था, टेम्पलेट टैग के अंदर क्या लिखा है, माई नेम इज़ जो है तौसीफ। इसको हम राइट क्लिक करके ज़रा इंस्पेक्ट करते हैं। तो देखो ये H1 टैग तो यहाँ पे दिखा रहा है, बट इसके बाहर जो टेम्पलेट टैग था वो कहाँ गया, वो तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे। सी, टेम्पलेट टैग कहाँ है, नहीं दिख रहा, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कोड लिखते हो ना आप, वो डिफरेंट होता है। इसको कंपाइल करता है व्यू, और उसके बाद आपको यहाँ पे आउटपुट दिखाता है। तो ये फ़र्क होता है। सो कहने को आप जो काम करोगे वो व्यू वाली फाइल पे करोगे, बट जितनी बार भी उस फाइल को आप सेव करते हो, व्यू का कंपाइलर क्या करता है, उसको बिल्ड करता है, यानी कि उसको कंपाइल करता है और जावास्क्रिप्ट और सीएसएस में कन्वर्ट करके आपके ब्राउज़र को देता है, जिससे ब्राउज़र उसको क्या करता है, वापस से रेंडर करता है या आपको शो करता है। जो कंपाइलर होता है वो बिल्ड टूल के साथ आता है, यानी कि वीट के साथ आता है, तो आपको अलग से कंपाइलर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर के बारे में और एनपीएम के बारे में, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत देर से एनपीएम के कमांड चला रहे थे और उसकी हेल्प से यहाँ पे सारी चीज़ें कर रहे थे। तो इस फोल्डर स्ट्रक्चर को पहले थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद हम सारी चीज़ों को डिलीट करके स्क्रैच से बनाकर दिखाएंगे आपको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं पहले, पैकेज डॉट जेसन फाइल। पैकेज डॉट जेसन फाइल के अंदर हमारे सारे पैकेजेस होते हैं और प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिटेल्स होती हैं, ठीक है। ये समझ लो कि ये मेटा डेटा कंटेन करता है। देखो ये एक जेसन फाइल है, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर कीज़ हैं, उनकी वैल्यूज़ दी हुई है। इसको एक बार हम कंट्रोल एस से सेव करेंगे तो देखो ये स्पेसेस आ रही है एक्स्ट्रा, तो ये एक एक्सटेंशन की वजह से आ रही है जिसका नाम प्रिटियर है, ये मैंने इंस्टॉल किया था। तो आप चाहो तो इसको इंस्टॉल कर लो, इससे कोड और थोड़ा सा लाइक रीडेबल हो जाता है। इसको दोबारा ओपन करेंगे तो ये ठीक हो गया। सी, प्रोजेक्ट का नाम हमने क्या रखा था, ट्यूटोरियल 1। वर्जन यहाँ पे सेट कर सकते हो आप, जैसे मान लो कल को किसी लाइक मान लो आपने कुछ चेंजेस किए, उसमें नए फीचर्स डाल दिए, तो आप उसका वर्जन चेंज करके आप इसको दोबारा से अपने लाइक होस्टिंग में अपलोड कर सकते हो। अगर तुम्हें इसका एग्जांपल देखना है तो तुम ऐसे देख सकते हो, लाइक इनके गिटहब पे आ जाओ और मान लो ये पीनिया को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो वर्जन दिखा रहा है 2.2.2। तो जितनी बार भी वो कोई नया वर्जन लाते होंगे, रिलीज़ करते होंगे, तो यहाँ पे ऐसे चेंजेस कर देते होंगे। इसके अलावा प्राइवेट ट्रू, यानी कि ये एक प्राइवेट प्रोजेक्ट है, इसको हमने गिटहब से कनेक्ट नहीं किया है।
इसके बाद यहाँ पे दिया है टाइप मॉड्यूल। टाइप मॉड्यूल का मतलब क्या है, तो मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ पहले तो। जावास्क्रिप्ट में चीज़ों को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने के दो तरीके हैं। पहला तो कॉमन जेएस के थ्रू है, दूसरा है ईएस मॉड्यूल्स के थ्रू। तो एक तरीका तो ये हो गया इंपोर्ट लिखने के बाद, लाइक इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज़ करने का। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप रिक्वायर यूज़ करते हो। ये चीज़ नोड जेएस में पहले यूज़ होती थी ज़्यादातर। तो आप इस तरीके से करके एक वेरिएबल में इसको असाइन करोगे तो ये इंपोर्ट हो जाता है। तो रिक्वायर के थ्रू या तो आप इंपोर्ट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे जो इंपोर्ट कीवर्ड है उसके थ्रू कर सकते हो। तो अगर आप इंपोर्ट कीवर्ड के थ्रू करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको टाइप कोलन मॉड्यूल लिखना पड़ता है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अब लिखा रहता है। इसके बाद है यहाँ पे हमारे पास स्क्रिप्ट्स। अब देखो, तुम कमांड लिख रहे थे राइट, यहाँ पे लिख रहे थे ना एनपीएम रन कर दो। तुमने लिखा था ना डेव, एनपीएम रन डेव। सो ये कमांड क्या कर रहा था पता है, बिहाइंड द सीन इसको एग्जीक्यूट कर रहा था, इस स्क्रिप्ट को। लाइक यहाँ पे स्क्रिप्ट्स के अंदर देखो, एक स्क्रिप्ट का नाम है डेव, इसका नाम मान लो मैंने कर दिया तौसीफ, और इसकी वैल्यू है ये। ठीक है। अब अगर हम लिखेंगे npm रन डेव, देखो ये एरर दिखाएगा, npm err मिसिंग स्क्रिप्ट डेव। ठीक है, डेव नाम की कोई स्क्रिप्ट नहीं है। अगर आपको स्क्रिप्ट्स देखनी है तो आप यहाँ पे ये कमांड चलाओ। तो हमने कहा ठीक है npm रन चला देते हैं। तो देखो ये दिखा रहा है स्क्रिप्ट का नाम ये है, इससे एसोसिएटेड कमांड ये है। तो यहाँ पे देखो तौसीफ नाम का एक क्या दिया हुआ है, npm रन तौसीफ, ये एक स्क्रिप्ट है। इसको हम जब एंटर करेंगे अब, तो हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। सी, तो वो जो npm रन करके जो भी तुम लिखते हो ना, वो इससे मैच कराता है कि यहाँ पर कुछ एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। बाकी यहाँ पे देखो अच्छा बिल्ड भी लिखा हुआ है, npm रन बिल्ड। बिल्ड की हेल्प से क्या होता है कि आप इसका प्रोडक्शन बिल्ड बना सकते हो, जैसे npm रन बिल्ड। जैसे ही आप ये लिखोगे तो एक फोल्डर बनेगा डिस्ट नाम का, ये देखो। इस फोल्डर के अंदर क्या मिलता है आपको पता है, यहाँ पे मिलेगा आपको इसका प्रोडक्शन कोड। लाइक यहाँ पे ये देखो, ये जो कोड आप देख रहे हो ना, ये जावास्क्रिप्ट का ही कोड है। इस कोड को हमारा जो बिल्ड टूल है वीट है, उसने यहाँ पे प्रोड्यूस किया है। लाइक ये देखो, रीडेबल आपको भले नहीं लग रहा होगा, ये CSS आपको रीडेबल नहीं लग रही होगी राइट, बट इसको जो है लाइक ये प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के लिए सबसे बेस्ट होता है। तो आप जब वेबसाइट को होस्ट करोगे जिससे ये चीज़ें बहुत तेज़ से लोड हो। और ये रही आपकी HTML फाइल। तो तुम एक्सपेरिमेंट के लिए एक चीज़ कर सकते हो कि इस 3 फ़ोल्डर को उठाकर, अगर तुमने किसी होस्टिंग में, किसी शेयर्ड होस्टिंग को परचेज़ कर लो, मतलब परचेज़ नहीं करो सॉरी, फ्री में मिल जाएगी, तो वहाँ पर अगर ले जाकर रख दोगे ना, तो तुमको ये आउटपुट देखने को मिलेगा ऐसे ही। तो चाहो तो ट्राई कर सकते हो वीडियो पॉज करके। देखो यहाँ पे जो कमांड था npm रन बिल्ड, इसके बारे में अगर तुम पढ़ना चाहो और, तो नीचे दिया हुआ है। सी, npm रन बिल्ड की हेल्प से आप प्रोडक्शन रेडी कोड बना सकते हो, लाइक बिल्ड कर सकते हो, और उसको फिर उठाकर होस्ट कर सकते हो। फिर आता है डिपेंडेंसीज का सेक्शन। अब देखो डिपेंडेंसीज के अंदर जितने भी पैकेजेस आप इंस्टॉल करते हो उसका वर्जन क्या है वो यहाँ पे लिखा होता है। जैसे हम व्यू एक पैकेज है, व्यू को भी यहाँ पे एज अ पैकेज ट्रीट किया जाएगा। व्यू एक पैकेज है जो हम यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट में, और उसका ये वर्जन है। तो यहाँ पे वर्जन दिया हुआ है। लाइक मान लो आपको पीनिया इंस्टॉल करना है, या मान लो बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करना है। बूटस्ट्रैप की साइट पे आते हैं। अगर आपको इसे इंस्टॉल करना है तो देखो यहाँ पे npm का कमांड दिया है, इसको कॉपी कर लो चुपचाप, यहाँ पर लाके पेस्ट कर दो। इससे पहले हम क्या कर रहे थे, @latest यूज़ कर रहे थे राइट। यहाँ पे देखो इससे इसके अलावा क्या था, 5.3.3 लिखा हुआ है। तो 5.3.3 बूटस्ट्रैप का वर्जन देखो इंस्टॉल हो गया। कल को मान लो ये तुम्हारा एक पैकेज है, तो यहाँ पे तुम्हें स्क्रिप्ट टैग को या लिंक टैग को कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तुम ऐसे बस ये कमांड चलाओगे, वो सारी चीज़ें बिहाइंड द सीन हो जाती है, वो चीज़ें हैंडल करने का काम npm का है। मान लो कल को तुम्हें इसको निकालना है, लाइक तुम चाहते हो कि इसे नहीं यूज़ करें अब हम, तो अनइंस्टॉल बूटस्ट्रैप, npm अनइंस्टॉल बूटस्ट्रैप लिखोगे, देखो ये इसको अनइंस्टॉल कर देगा। और जितनी बार भी जो भी तुम पैकेज इंस्टॉल करते हो, वो चीज़ें यहाँ पे तुम्हें आकर मिलेंगी। लाइक मान लो npm, फिर से ये कमांड चलाते हैं, तो देखो बूटस्ट्रैप नाम का एक फ़ोल्डर आ गया। और जैसे ही हम इसको अनइंस्टॉल करेंगे तो ये फ़ोल्डर गायब हो गया। तो जितनी भी डिपेंडेंसीज होती हैं प्रोजेक्ट की, या डेव डिपेंडेंसीज होती है, वो यहाँ पे दिखती हैं तुम्हें। इसके बारे में भी हम और डिस्कस करेंगे। पहले ये समझ लो डेव डिपेंडेंसीज क्या होती हैं। डेव डिपेंडेंसीज वो डिपेंडेंसीज होती हैं जो डेवलपमेंट टाइम पे हमें चाहिए सिर्फ। जैसे व्यू का जो हमें फीचर है वो हमें प्रोडक्शन में भी चाहिए। लाइक हमें सिंगल पेज एप्लीकेशन में अगर बनाना है तो हम व्यू को यूज़ करेंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि जब हम होस्ट करेंगे तो हम चाहते हैं नहीं सिंगल पेज एप्लीकेशन के तरीके नहीं चले, तो वहाँ पे हमें व्यू की ज़रूरत पड़ेगी राइट। बट ये जो वीट है, वीट हमें सिर्फ डेवलपमेंट टाइम पे चाहिए होता है, तो इसलिए इसको एज अ डेव डिपेंडेंसी हम इसको इंस्टॉल करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे वीट के साथ एक और प्लगइन भी दिया हुआ है, उसको भी इंस्टॉल किया है। ठीक,
तो डेव डिपेंडेंसी के अंदर वो चीज़ें होती है जो हमें लोकल लाइक डेवलपमेंट टाइम पे सिर्फ हेल्प करें, और डिपेंडेंसीज के अंदर वो चीज़ें चाहिए होती है हमें जो हमें प्रोडक्शन में भी चाहिए। ये प्रोडक्शन में हमें चाहिए रहेगा और ये हमें प्रोडक्शन में नहीं चाहिए रहेगा। कूल। अब तुम एक कमांड चला रहे थे npm इंस्टॉल करके, राइट? ये npm इंस्टॉल क्या करता है? पहले तो हम एक काम करते हैं, इस नोड मॉड्यूल्स को डिलीट कर देते हैं। जैसे ही हम ये कमांड चलाएंगे तो ये करेगा क्या? देखो नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर फिर से आ गया। तो ये जो npm इंस्टॉल है वो करता क्या है कि पैकेज डॉट जेसन के अंदर जाता है और जितनी भी डिपेंडेंसीज होती हैं या डेव डिपेंडेंसीज होती हैं जो हमें प्रोजेक्ट के अंदर चाहिए उसको लाता है और नोड मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर लाके इंस्टॉल कर देता है। ठीक, जैसे हमें व्यू चाहिए था तो यहाँ पे मिल जाएगा व्यू। देखो व्यू का कंपाइलर भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, कंपाइलर डैश SFC। उसके अलावा यहाँ पे देखो वीड पड़ी हुई है, और यहाँ पे और भी फोल्डर्स तुम्हें दिख रहे होंगे जो तुम्हें लग रहा होगा कि यहाँ पे तो सिर्फ 3 चीज़ें हैं, बट इतनी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे क्यों आ रही है? तो तुम्हें इसके बारे में भी अभी हम बताते हैं। तो ये npm इंस्टॉल का आई थिंक काम समझ में आ गया होगा। नोड मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर हमारी सारी डिपेंडेंसीज और डेव डिपेंडेंसीज का कोड होता है, और इसको हैंडल करने का काम हमारे npm का होता है। तुम इस फोल्डर को डिलीट कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है, इसको तुम दोबारा इस कमांड से इंस्टॉल कर सकते हो। तुम इस वर्जन वगैरह को भी चेंज कर सकते हो चाहो तो। और यहाँ पे ये जो सिंबल दिया है कैरेट का, इसको इग्नोर कर दो फिलहाल के लिए, इसको अभी समझने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं पैकेज लॉग डॉट जेसन के बारे में। देखो जितनी भी डिपेंडेंसीज तुमने अभी इंस्टॉल की है उनकी खुद की भी कुछ डिपेंडेंसीज होंगी, या ऐसे समझ लो कि ये जो फाइल है इसको अगर और इलेबोरेटेड फॉर्म में तुम्हें दिखाना है तो तुम यहाँ पे इसको देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी सेम देखो, नाम, वर्जन, पैकेजेस। अब यहाँ पे देखो बहुत सी चीज़ें एक्स्ट्रा भी दी हुई है, नोड मॉड्यूल स्लैश बैबल हेल्पर स्ट्रिंग पार्सर। तो अगर तुम नोड मॉड्यूल्स में आओगे देखो @बैबल मिलेगा, इसके अंदर हेल्पर स्ट्रिंग पार्सर मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है पता है, लाइक तुम्हारी बहुत सी डिपेंडेंसीज ऐसी होंगी, लाइक तुम्हें चाहिए व्यू जेएस सिर्फ, बट व्यू जेएस भी कई चीज़ों पे डिपेंडेंट होगा। तो यहाँ पे क्या लिखी होती है, तुम्हारी डिपेंडेंसीज की जो डिपेंडेंसी है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैंशनड होती है। तो ये उसका और डिटेल्ड फॉर्म है। अगर तुम यहाँ पे सर्च करोगे मान लो व्यू, तो देखो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है नोड मॉड्यूल स्लैश व्यू, तो ये व्यू है। अब व्यू की भी खुद की बहुत सी डिपेंडेंसीज हैं, लाइक व्यू को उसको लाइक कंपाइलर डॉम चाहिए, कंपाइलर यहाँ पे सिंगल फाइल कंपोनेंट चाहिए, रन टाइम डॉम चाहिए, सर्वर रेंडरर चाहिए। तो ये चीज़ें चाहिए व्यू को बिहाइंड द सीन। ठीक है, तुम्हें चाहिए व्यू बट व्यू भी इन चीज़ों पे डिपेंडेंट है। तो व्यू ने क्या किया कि इन चीज़ों को भी इंस्टॉल करके रख लिया, राइट? और इसका डेटा यहाँ पे तुम्हें पैकेज लॉग के अंदर देखने को मिलेगा। इस फाइल को तुम्हें नहीं छेड़ना है, इस फाइल से तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है, तुम्हें कुछ एडिटिंग यहाँ पे नहीं करनी। तुम्हें जो भी चीज़ें इंस्टॉल अनइंस्टॉल या जो भी तुम्हें एडिटिंग वगैरह थोड़ा बहुत भी करना रहेगा वो तुम इसके साथ करोगे, लेकिन पैकेज लॉग को नहीं छेड़ा जाता। ध्यान देना, अगर तुमने ये फाइल उड़ा दी पैकेज डॉट जेसन, तब तुम्हारा फोल्ड लाइक तुम्हारा प्रोजेक्ट खतरे में है। बट अगर नोड मॉड्यूल्स को उड़ा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम दोबारा इंस्टॉल कर सकते हो। इसके बाद आता है, मान लो तुम्हारा ये VS कोड वाला फोल्डर देख लेते हैं, तो ये इसको तुम इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, ये ऑटो जनरेटेड है। यहाँ पे देखो एक पब्लिक फोल्डर दिया है, पब्लिक फोल्डर के अंदर फैव आइकन दिया हुआ है। तो जो भी लाइक इमेजेस आइकन्स जो भी चीज़ें आप पब्लिकली एक्सेसिबल रखना चाहते हो उसको यहाँ पे रख सकते हो। लाइक यहाँ पे अलग अलग फोल्डर बना के इमेजेस आइकन्स का उसको यहाँ पे रख सकते हो। जैसे अगर मेरी वेबसाइट पर आओगे तुम, तो जैसे ये इमेज है ये पब्लिकली अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी आइकन्स आप देख रहे हो इसको पब्लिक फोल्डर में डालकर पब्लिकली अवेलेबल करके रखा है हमने। फिर हम बात करते हैं वीट डॉट कन्फिग डॉट जेएस की। देखो वीट या कह लो बिल्ड टूल से रिलेटेड जितनी भी कन्फिग्रेशन है वो यहाँ पे लिखी गई है। इनिशियली इसको आप ऐसे ही रहने दो, जब आप थोड़ा मतलब बड़े प्रोजेक्ट्स बनाओगे और आपको लिटरली बिल्ड टूल के साथ लाइक चेंजेस करने होंगे, खेलना होगा, तब यहाँ पे चेंजेस करना। तो इसको इग्नोर कर देते हैं। इसके बाद आती है रीडमी डॉट एम डी फाइल। देखो रीडमी फाइल क्या होती है, लाइक मान लो कल को तुम कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, व्यू वाले पे ही चले जाते हैं और पीनिया ओपन कर लेते हैं। कल को मान लो तुम्हें पीनिया यूज़ करना है, ये स्टेट मैनेजमेंट की एक लाइब्रेरी है, तो इसको कैसे यूज़ करोगे? तो उसके लिए यहाँ पे देखो रीडमी लिखी हुई है। तो रीडमी के अंदर लाइक प्रोजेक्ट को कैसे स्टार्ट करना है, उसको कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में आप लिखते हो। देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, इंस्टॉल कैसे करना है, अगर व्यू 3 में यूज़ करोगे तो ऐसे यूज़ करना, व्यू 2 में यूज़ करोगे तो ऐसे यूज़ करना। ठीक, तो तुम ऐसे ही अपने प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जो चीज़ें लिखना चाहो रीडमी के अंदर लिख सकते हो। फिलहाल के लिए हम इसको उड़ा देते हैं। फिर आता है गिट इग्नोर। गिट इग्नोर फाइल तब आप अगर आप गिट यूज़ कर रहे हो इस प्रोजेक्ट में तो आप गिट इग्नोर को रखो, अदरवाइज आप इसको उड़ा दो। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। अच्छा, अब एक बहुत ही शानदार सी चीज़ तुमको बताते हैं। तुम्हें लगता होगा
जब तुम इस फाइल पे आते हो या इस वेबसाइट पे आते हो, ठीक है, जितनी बार भी तुम यूआरएल चेंज करते हो तो हर बार यहाँ पे ये चीज़ चेंज हो रही है, राइट। और हर बार तुम्हें एक नया पेज देखने को मिलता है, या तुम यहाँ पे जब आते हो तब। तो असल मायनों में पता है, तुम्हें लगता होगा ये सारे सेपरेट पेजेस हैं, बट ये सारे सेपरेट पेजेस नहीं होते हैं। फाइल HTML फाइल सिर्फ एक होती है, उसके अंदर सिर्फ डॉम मैनिपुलेशन हो रहा होता है। अब ये कैसे हो रहा होता है वो अभी हम आगे बताएंगे आपको। अब आ जाते हैं SRC फोल्डर के अंदर। हम लोगों ने व्यू फाइल के बारे में तो बात कर लिया था कि व्यू की फाइल क्या क्या होती हैं। यहाँ पे देखो, तुम एसेट्स फोल्डर के अंदर CSS रख सकते हो, और अगर SVG फाइल्स को रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो। इसको अभी के लिए हम उड़ा देते हैं। यहाँ पे कंपोनेंट्स नाम का एक फोल्डर है जिसके अंदर तुम सारे कंपोनेंट्स को रख सकते हो अलग अलग। इसको भी हम फिलहाल के लिए उड़ा देते हैं। यहाँ पे है app.view, इसको हम थोड़ा खाली कर लेते हैं जिससे थोड़ा सा इसके साथ खेल सकें। इसमें जो स्टाइलिंग दी हुई है इसको भी हटा देते हैं। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है। SRC के अंदर तुमको अपनी सारी व्यू की फाइल रखनी होती है। इसी के अंदर तुम्हें सारे कंपोनेंट्स बनाने हैं, लाइक हेडर फुटर या जो भी तुम बनाओगे। यहाँ पे देखो main.js फाइल लिख दी हुई है। main.js फाइल को अगर तुम ध्यान दो तो तुम यहाँ पे लिंक कर रहे हो इस HTML फाइल में। अब इसका फ्लो तुम्हें हम समझाते हैं क्या होता है। ये HTML फाइल है, इसके अंदर देखो एक डिव रखी हुई है जिसकी आईडी है ऐप, और यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग लिंक है जो कि है src/main.js। ये मेन वाली फाइल लिंक है। इस मेन वाली फाइल में देखो क्या लिखा है। पहले ये इंपोर्ट स्टेटमेंट हटा देते हैं। इसमें हमने इंपोर्ट किया है क्रिएट ऐप को व्यू से, ठीक है, व्यू से हमने क्रिएट ऐप को निकाला। इसके बाद हमने इंपोर्ट किया है ऐप को, ये वाला जो कंपोनेंट है इसको इंपोर्ट करने के बाद हमने क्रिएट ऐप में इसको पास कर दिया और माउंट कर दिया है हैश ऐप को। तो यहाँ पे ये जो ऐप है, किधर गया ये ऐप, ये जो डिव है जिसकी आईडी ऐप है उसमें ये माउंट हो जाएगा। तो अगर हम npm run dev लिखेंगे तो देखो ये ऐसे दिख रहा। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो कोड है वो फ्लो कर रहा है। अगर तुम यहाँ पे आओगे तो देखोगे, देखो ये डिव है, डिव का आईडी है ऐप, इसी के अंदर देखो ये चीज़ माउंट कर दी गई है बस। और यहाँ पे एक स्क्रिप्ट है जिसका टाइप मॉड्यूल है, एज अ मॉड्यूल हम उसको ट्रीट कर रहे हैं। तो कोड का फ्लो समझ रहे हो। इस HTML फाइल में ये डिव है, अगर इसका डिव का तुम मान लो आईडी चेंज कर दो, ऐप TJ लिख दूं मैं, ठीक है, सेव किया, इधर आएंगे देखो ये गायब। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कोड लिखा था ना हमने main.js में, वो माउंट कर रहा था ऐप पे, बट ऐप नाम की कोई आईडी ही नहीं है। तो ऐप-TJ अगर हम करेंगे तब ये सही हो जाएगा। समझ गए? अब ये माउंट हो रहा है, बट हम कर क्या रहे हैं, माउंट ऐप को माउंट कर रहे हैं। ऐप में क्या लिखा है, ये HTML, ठीक है। अभी स्क्रिप्ट में हमने कुछ नहीं लिखा है। इसकी स्टाइलिंग अगर आप चाहो तो ऐसे दे सकते हो, लाइक H1 का बैकग्राउंड कलर रेड दे दिया। सी, आपको बार बार यहाँ पे आके पेज रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश करेगा, ठीक है, मतलब वीट रिफ्रेश करेगा। तो ये फ्लो समझ में आया। तो main.js को आपको नहीं छेड़ना है, ये एज इट इज़ रहेगा। ऐप.js में आप जो चाहो कर सकते हो। index.html को भी नहीं छेड़ना है। अब बात करते हैं jsconfig.json की। तो देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई है। इसके अंदर देखो एक कंपाइलर ऑप्शन दिया हुआ है जिसके अंदर पाथ लिखा है, ठीक है, ये पहले से लिखा हुआ आया है, हमने कुछ नहीं किया है। यहाँ पे लिखा है अगर @ या फिर स्टार लिखकर हम कोई चीज़ लाइक कोई पाथ देंगे तो उसको ऐसे कंसिडर करना कि SRC के अंदर हम लिख के हम आ रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है रैदर दैन इसको हम ऐसे लिखने के कि ./src/app.view लिखने के, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं @/app.view। तो लिखने का मतलब है कि हम SRC फोल्डर के अंदर कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं। तो मान लो कल को यहाँ पे एक कंपोनेंट फोल्डर होगा, कंपोनेंट्स करके एक फोल्डर होगा जिसके अंदर आप एक फ़ाइल बनाओगे, मान लो header.view। यहाँ पे आ जाते हैं और इसको मान लो अगर अगर हमें इसे इंपोर्ट करना है तो तुम ऐसे लिख सकते हो @ देखो यहाँ पे लिख कर आ भी रहा है components/header.view। समझ रहे हो? तो ये हो गया JS config के पाथ के बारे में। एक्सक्लूड किया है हमने किसको किसको, नोड मॉड्यूल्स को और डिस्ट को। नोड मॉड्यूल्स और डिस्ट वाला जो फोल्डर होगा, जो बिल्ड वाला फोल्डर होगा हमारा, उसको इग्नोर कर देना जब भी तुम कोड को कंपाइल करोगे। तो कंपाइल टाइम पे ये फोल्डर, क्योंकि हमें कुछ इससे कोई लेना देना है नहीं ना, ठीक है, इसको तो npm हैंडल कर रहा है, तो इसको इग्नोर कर देना। और अगर डिस्ट वाला फोल्डर आएगा तो उसको भी इग्नोर कर देना, उसको कंपाइल मत करने लगना। कूल। तो ये हो गया इसका फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में। अभी के लिए वीडियो को पॉज करो, जितनी चीज़ें भी हमने बताई है
उसको चाहो तो रिकॉल कर लो, चाहो तो इतनी चीज़ें पहले फिर से खुद कोड करके देखो। और इसके बाद तुम क्या कर सकते हो कि लाइक यहाँ पर आ जाना इंट्रोडक्शन में, कोशिश करना इसको पढ़ लेना एक बारी ये पूरा, और ये जो सिंगल फाइल कंपोनेंट के बारे में चीज़ें लिखी हुई है इसको एक बारी पढ़ना। लाइक अगर तुमको हम ये कोड कॉपी पेस्ट करके भी दिखाएं, इधर आ जाते हैं, हेडर के अंदर आ जाते हैं, पेस्ट कर देते हैं। और अगर इस हेडर को हम यहाँ इंपोर्ट करना चाहें ऐप डॉट व्यू में तो हम इंपोर्ट कर सकते हैं। स्क्रिप्ट के अंदर आ जाओ, यहाँ पे लिखो इंपोर्ट हेडर। देखो ये पहले से सजेशन दे रहा है तो हमने बस एंटर कर दिया। अब यहाँ पे तुम चाहो तो डॉट की जगह @ लगा दो। हेडर एक कंपोनेंट इंपोर्ट हो गया। हेडर को यूज़ करने का तरीका ये है, यहाँ पे HEADER ऐसे कर सकते हो तुम। ये कोई टैग नहीं है, ये एक कंपोनेंट है, ध्यान देना। जैसे तुम सोच रहे होगे कि ये कौन सा कंपोनेंट आ गया, लाइक H1 टैग, B टैग, लाइक P टैग, ये सब सुना होगा। तो ये एक कंपोनेंट है, ये कोई टैग नहीं है। और यहाँ पे देखो ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, सेल्फ क्लोजिंग कंपोनेंट है, सॉरी। अब ज़रा इधर आते हैं, देखो ये काउंट आ गया। क्लिक करने पे ये देखो क्या कर रहा, काउंट की वैल्यू बढ़ा रहा है, राइट। इसका कोड देखते हैं, तुम्हें समझाते हैं। टेम्पलेट में क्या है, HTML लिखा है जिसमें एक बटन है, बटन पे क्लिक लगा हुआ है। क्लिक करने पे क्या हो रहा है, काउंट की वैल्यू को प्लस प्लस किया जा रहा है, राइट। तो देखो यहाँ पे डेटा के अंदर क्या है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न किया जा रहा है जिसके अंदर काउंट नाम का एक की है। तो काउंट की वैल्यू प्लस कर रहे हैं हम, तो इसकी वैल्यू 0 1 2 3 समथिंग हो रही है। और वही सेम चीज़ यहाँ पे देखो यूज़ हो रही, और इसके ऊपर यहाँ पे लाइक स्टाइल लगी हुई है। तो ये एक बेसिक सा कोड है। अगर यही सेम चीज़ तुम्हें जावास्क्रिप्ट में लिखनी होती तो वैनिला जावास्क्रिप्ट में तुम कैसे लिखते। ये एक बेसिक सा काउंटर है जो व्यू के थ्रू हमने बनाया है, और हमने क्या बनाया है, बस कॉपी पेस्ट किया है फिलहाल। इसको तुम वैनिला जावास्क्रिप्ट के थ्रू बनाओ, और उसके बाद इस कोड को इससे कंपेयर करो, तब तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। इसको समझ लो, फिर आगे वीडियो कंटिन्यू करो। इसके बाद सिंगल फाइल कंपोनेंट वगैरह के बारे में पढ़ लेना। API स्टाइल्स के बारे में जैसे कि हमने पहले भी बताया था तुम्हें, तो यहाँ पे देखो आगे लिखी हुई है चीज़ें, ऑप्शंस API क्या होता है, ये चीज़ें लिखी हुई है। कोशिश करो एक बारी इसको देख लो। कंपोजिशन API को भी एक बारी देख लो, ठीक है। हमने तुम्हें बस एक रफ आइडिया दिया था। यहाँ पे कोशिश करना कि इस पूरे को रीड कर डालना। कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, कुछ चीज़ें नहीं आएंगी, कोई बात नहीं, ठीक है। जो चीज़ें समझ में आएंगी उतनी रखना, जो चीज़ों में कन्फ्यूजन होगा उसको कहीं साइड पर लिख लेना। हम जब वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली बहुत सी चीज़ों को और डिटेल में लाइक कवर अप करेंगे, और अगर नहीं कवर अप होती वो चीज़ तो तुम कमेंट में पूछ सकते हो। तो इंट्रोडक्शन वाला पेज तुम क्लियर कर लोगे। क्विक स्टार्ट आई थिंक ये भी क्लियर हो जाएगा तुमसे, क्योंकि तुमने ये सारी चीज़ें पढ़ी होगी। इसके बाद है क्रिएटिंग एन एप्लीकेशन। तो यहाँ पे ये चीज़ अभी हमने समझाया, क्रिएट ऐप को निकालते हैं हम, यहाँ पे ऐप को इंपोर्ट करते हैं, इसके अंदर भेजते हैं। ये चीज़ें तुम पढ़ सकते हो, ठीक है। ये माउंट किया जाता है। इस चीज़ को पढ़ना, इस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना। कोशिश करना ये 3 पेजेस को अच्छे से पढ़ के ख़त्म कर देना। ये मल्टीपल एप्लीकेशन इंस्टेंसेस को चाहो तो इग्नोर कर देना। एटलीस्ट यहाँ तक की चीज़ें पढ़ लेना, ये माउंटिंग तक की। ऐप कॉन्फ़िगरेशन को छोड़ देना, ये थोड़ा सा एडवांस चीज़ है। सिर्फ इतना पढ़कर अपने से ट्राई करना, इसके बाद वीडियो को आगे कंटिन्यू करना। अब देखो हमने बात की पैकेज डॉट जेसन के बारे में, पैकेज लॉग के बारे में, नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर डिस्कस कर लिया, पब्लिक फोल्डर को डिस्कस कर लिया, तो पूरा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर हम लोगों ने कवर अप कर लिया। उसके अलावा कोड का फ्लो भी हम लोगों ने समझा, लाइक index.html में कैसे डेटा आ रहा है main.js से, और main.js में क्या हम माउंट कर रहे हैं, ऐप को माउंट कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें अभी हम धीरे धीरे करके बनाना शुरू करेंगे। अब कुछ एसेंशियल नोट्स। सी Vue.js अलाउ अस टू डिक्लेरेटिवली बाइंड द रेंडर्ड डॉम टू द कंपोनेंट इंस्टेंस डेटा, यानी कि स्क्रिप्ट टैग में जो डेटा होता है उसके साथ आप डॉम को बाइंड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ये जो हेडर के अंदर हमने काउंटर रखा था, सी स्क्रिप्ट टैग के अंदर क्या है, ये काउंट वाला जो है वेरिएबल है, राइट। तो ये जो काउंट रखा है स्क्रिप्ट टैग के अंदर, देखो ये हम HTML के अंदर डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं, और जब इसकी वैल्यू बढ़ती है तो यहाँ पे ये भी क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो तुम्हें बार बार मैनिपुलेट नहीं करना होता है, ये Vue.js बिहाइंड द सीन मैनिपुलेट करता है। कूल। इसके अलावा अंडर द हुड Vue.js कंपाइल द टेम्पलेट्स इनटू हाईली ऑप्टिमाइज्ड जावास्क्रिप्ट कोड। तो ये जितने भी कोड होते हैं तुम्हारे, ये पूरा कोड कंपाइल किया जाता है Vue.js के थ्रू हाईली ऑप्टिमाइज्ड जावास्क्रिप्ट कोड में। नेक्स्ट पॉइंट है बिकॉज ऑफ रिएक्टिविटी सिस्टम Vue is able to intelligently figure out the minimal number of components to re-render and apply the minimal amount of DOM manipulation when the app state changes। इसका कहने का मतलब ये है कि सी जब मान लो जैसे यहाँ पे
तुम जब इसको चेंज करते हो तो यहाँ पे जो तुम्हारा टेक्स्ट का कलर है देखो ग्रीन कलर का, ये फॉन्ट बोल्ड हो जाता है, सिर्फ ये चेंज होता है और यहाँ का सेक्शन चेंज होता है और ये चेंज होता है, बट ये चीज़ें चेंज नहीं होती, ये एज इट इज़ दिख रही होती तुम्हें, हेडर एज इट इज़ दिख रहा होता है तुम्हें, समझ रहे हो। तो फालतू का डॉम मैनिपुलेशन इसमें नहीं होता। Vue.js बिहाइंड द सीन बहुत इंटेलिजेंटली फिगर आउट कर लेता है कि किन चीज़ों में डॉम मैनिपुलेशन करना है, किस में नहीं करना है। इसके अलावा टेक्स्ट इंटरपोलेशन मींस डिस्प्लेइंग द स्क्रिप्ट टैग डेटा इनटू टेम्पलेट टैग। तो एक टर्म है टेक्स्ट इंटरपोलेशन, यानी कि स्क्रिप्ट टैग में ये जो डेटा था इसको यहाँ पे टेम्पलेट के अंदर दिखाना। ये देखो डबल कर्ली ब्रेसेस जो लगे हुए हैं, लाइक डबल कर्ली ब्रेसेस यूज़ करके ऐसे ऐसे करके तुम यहाँ पे लिख सकते हो वेरिएबल के नाम। अगर मान लो यहाँ पे तुम लिख दो मैसेज, तो तुम्हें यहाँ पे मैसेज लिखना पड़ेगा। तो इसको यहाँ पे यूज़ करने के लिए डबल कर्ली ब्रेसेस लगाते हो आप। इसे मस्टैश टैग भी कहते हैं, ठीक है, मस्टैश। और इस प्रोसेस को कहते हैं टेक्स्ट इंटरपोलेशन। टेक्स्ट इंटरपोलेशन का मतलब स्क्रिप्ट टैग का जो डेटा होता है या वेरिएबल होता है उसको टेम्पलेट टैग में यूज़ करना। उसके अलावा मस्टैशेस कैन नॉट बी यूज इनसाइड HTML एट्रीब्यूट। जैसे मान लो यहाँ पे स्टाइल लिखते हो तुम, ठीक है, तो यहाँ पे मस्टैश तुम यूज़ नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे एरर दिखा रहा है कि आप मस्टैशेस को एट्रीब्यूट्स के अंदर यूज़ नहीं कर सकते हो, तो ध्यान देना। डबल मुस्टैशेस इंटरप्रेट्स द डेटा एज प्लेन HTML, सॉरी प्लेन टेक्स्ट, नॉट एज HTML। लाइक अगर तुम ये सोचो कि यहाँ पर तुम एक H1 टैग दे दो, सी यहाँ पे आउटपुट दिखाते हैं, ये देखो ये एज अ प्लेन टेक्स्ट ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है कि इसको हम जो है HTML के तौर पे रेंडर कर देंगे, यहाँ पे H1 टैग नहीं दिखेगा तुम्हें, ठीक है, ये प्लेन टेक्स्ट है। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आप यहाँ पे डबल मस्टैशेस के अंदर रखते हो वो एज अ प्लेन टेक्स्ट ट्रीट की जाएगी, ना कि HTML। तो ये बेसिक बेसिक छोटी छोटी लाइक छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं। ऑब्वियसली जब हम आगे काम करेंगे तो डॉक्यूमेंटेशन में ये चीज़ें कहाँ लिखी है हम वो भी बताएंगे। तो ये थी फर्स्ट सेशन की वीडियो। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होगी। वीडियो को अब ये एंड हो रही है तो ऑब्वियसली कोशिश करना, फिर से ट्राई करना, काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करना, खुद से थोड़ा बहुत एरर को कॉज करना और उसको दोबारा सही करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।